आप सभी ने अपने बचपन में रात में आसमान में दिखते तारे गिनने की कोशिश जरूर की होगी, पर हर बार आपको नाकामयाबी हाथ लगी होगी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा आकाश गंगाएं हैं और हर एक आकाश गंगा में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा तारे हैं। पर इतने सारे तारे और आकाश गंगाएं इस अनंत ब्रह्मांड में कहां से आई और हमारा सौर मंडल कैसे बना और हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? अगर हमें इसे समझना है तो हमें वक्त में पीछे जाना होगा। 1 या 2 साल नहीं, 1 या 2000 साल नहीं, 1380 करोड़ साल पहले। बिग बैंग को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि बिग बैंग की खोज कैसे हुई। 20वीं सदी की शुरुआत में माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में बैठे एडविन हबल नाम के खगोलविद ने अपने 100 इंच के टेलीस्कोप से पता लगाया कि मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे नजदीक एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। फिर उन्होंने जब बाकी आकाशगंगाओं का अवलोकन किया तब उन्हें पता चला कि ये सारी आकाशगंगाएं हमारी मिल्की वे आकाशगंगा से दूर जा रही है। यहीं पे खगोल विज्ञान की सबसे बड़ी खोज हुई कि ब्रह्मांड फैल रहा है, और इससे सबके मन में ये सवाल आया कि ब्रह्मांड किस केंद्र से फैल रहा है। और जब ब्रह्मांड फैल रहा है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी एक केंद्र में पहले समाया हुआ हो? और यहीं से अस्तित्व में आई बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी के अनुसार हमारा पूरा ब्रह्मांड एक सूक्ष्म केंद्र में समाया हुआ था, जिसे पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी कुछ मिलीमीटर छोटा अनंत घनत्व वाला गर्म केंद्र था, मानो सुपरचार्ज ब्लैक होल हो। जब तक इस पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी में विस्फोट नहीं हुआ तब तक किसी भी चीज का अस्तित्व ही नहीं था, और इसमें हुए विस्फोट से ही जन्म हुआ ब्रह्मांड के 4 मुख्य तत्वों का: ऊर्जा, द्रव्य, स्थान और समय। पर सिर्फ एडविन हबल के गणना और अवलोकन के आधार पर हम ये नहीं कह सकते थे कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। इसलिए बिग बैंग को साबित करने के लिए खगोलविदों को चाहिए था एक ऐसा टेलीस्कोप जो दृश्यमान प्रकाश के परे देख सके, यानी कि दृश्यमान प्रकाश के परे अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों को देख सके। दृश्यमान प्रकाश अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक छोटा सा विस्तार है, पर जैसे जैसे तरंग लंबाई में वृद्धि होती है हम इन तरंगों को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पर इन तरंगों से हम उस ब्रह्मांड को देख सकते हैं जिसकी हमें कोई जानकारी ही नहीं है। इसलिए साल 1964 में आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन, जो अपने खास तरह के टेलीस्कोप से ब्रह्मांड में से आने वाली रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स का अवलोकन कर रहे थे, जब उन्होंने अपने इस खास टेलीस्कोप को ब्रह्मांड की खाली जगह पे स्थित किया जहां पे वैसे तो कुछ नहीं होना चाहिए था, वहां से भी इन्हें माइक्रोवेव के सिग्नल मिल रहे थे। ये पूरे ब्रह्मांड में फैले माइक्रोवेव्स के सिग्नल हमें ये बता रहे थे कि जहां पे कुछ नहीं होना चाहिए, जहां का तापमान 0 होना चाहिए, वहां का तापमान भी 0 से कुछ ज्यादा ही था। यानी अगर हम किसी तरह से रात में आसमान में सारे तारे बुझा दें तो आसमान हमें लाल दिखेगा। ये रोशनी हर जगह मौजूद थी माइक्रोवेव्स के रूप में, और ये चमक थी बिग बैंग में हुए विस्फोट की। इसके बाद 2001 में लॉन्च किया गया विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब, यानी कि वीमैप सैटेलाइट। इसके जरिए बिग बैंग के बाद निकली रोशनी का एक नक्शा बनाया गया जो कुछ ऐसा दिखता है। यह 9 साल की मेहनत के बाद बना कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की एक तस्वीर। ये हमें बताती है कि बिग बैंग के समय ब्रह्मांड का तापमान कुछ ज्यादा ही था और अब ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। खैर, ये बात हो गई कि बिग बैंग थियरी की खोज कैसे हुई थी। चलिए अब ये समझते हैं कि बिग बैंग हुआ तब क्या हुआ था। जैसा कि हमने वीडियो में पहले बात की कि बिग बैंग के पहले कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, तो खगोलविदों ने बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के विकास को समझने के लिए बिग बैंग के बाद के समय को 2 युगों में विभाजित किया है: विकिरण युग यानी कि रेडिएशन एरा और द्रव्य युग यानी कि मैटर एरा। ये 2 एरा यानी कि युग जिससे ब्रह्मांड को आकार मिला है, ये मिलकर बने छोटे छोटे एपोक यानी कि कालावधियों से। विकिरण युग की शुरुआत होती है प्लांक कालावधि से। इस प्लांक कालावधि में किसी तरह के द्रव्य का कोई अस्तित्व नहीं था, सिर्फ एनर्जी और सुपर फोर्स ही अस्तित्व में थी। ये सुपर फोर्स 4 फोर्स से मिलकर बना सिर्फ एक सिंगल फोर्स था। इस सुपर फोर्स से प्लांक कालावधि के अंत में एक और फोर्स ने जन्म लिया जो था गुरुत्वाकर्षण। इसके बाद की कालावधि को कहा जाता है ग्रांड यूनिफिकेशन, क्योंकि इसके अंत में अस्तित्व में आया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जिसके बाद शुरुआत हुई इन्फ्लेशनरी कालावधि की, जिसमें ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हुआ। इस ब्रह्मांड के विस्तार होने की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक रेखा कण 1 नैनो सेकेंड में हमारे सौर मंडल जितना बड़ा हो जाए। अगली कालावधि को इलेक्ट्रोवीक कहा जाता है, क्योंकि इसके अंत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स अस्तित्व में आए। इसके बाद शुरुआत हुई क्वार्क कालावधि की, जिसमें ब्रह्मांड की सारी सामग्री मौजूद थी। इस समय ब्रह्मांड का तापमान और घनत्व दोनों सबसे ज्यादा थे। अगली हेड्रोन कालावधि में ब्रह्मांड ठंडा होना शुरू हुआ
और क्वार्क्स के मिलने से अस्तित्व में आए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। विकिरण युग की आखिरी 2 कालावधि को कहा जाता है लेप्टॉन और न्यूक्लियर कालावधि। इस समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिल जाने से परमाणु केंद्र का निर्माण हुआ, जिसके आसपास 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। ऐसे ब्रह्मांड का पहला तत्व बना जिसे आज हम हीलियम कहते हैं। इसके बाद शुरुआत हुई द्रव्य युग की, जिसकी आखिरी कालावधि में हमारा वर्तमान समाया हुआ है। द्रव्य युग की पहली कालावधि है एटॉमिक कालावधि, जिसमें ब्रह्मांड ठंडा होना शुरू हुआ, जिससे इलेक्ट्रॉन परमाणु के केंद्र से आकर्षित होने लगे और बना दूसरा एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन। अगली है गैलेक्टिक कालावधि, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से परमाणुवीय बादलों की रचना हुई। इन बादलों में गुरुत्वाकर्षण की वजह से आकाशगंगाओं का जन्म हुआ और आखिरी स्टेलर कालावधि में इन आकाशगंगाओं में तारे बनने की शुरुआत हुई और इन तारों में हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से बाकी के तत्व बने और इन तत्वों से फिर ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ और इस ब्रह्मांड का भी, जिसे आज हम देख रहे हैं, और ये प्रक्रिया वर्तमान में भी चल रही है। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए शुक्रिया, और यहाँ तक आ ही चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं ऐसी एक लंबी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।